हेलो। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। और हम अगर देखें तो इसके केवल 2 कारण पाते हैं। पहला कारण कि एक अदना सा मुगल सैनिक इतना ताकतवर हो गया कि उसने हुमायूं की फौज को हरा दिया। इतना ही नहीं, हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ता है। और दूसरा जो शेरशाह सूरी की प्रसिद्धि का कारण था, शेरशाह सूरी ने एक रोड का निर्माण कराया था जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का इतिहास हजारों साल पुराना है और मौर्य काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक इसमें कई बदलाव आए हैं, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे ज्यादा हम शेरशाह सूरी के नाम से ही जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड अगर हम देखें तो कितने साल पुराना है। ग्रैंड ट्रंक रोड को इससे पहले किस नाम से हम जानते थे, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दरअसल जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं उसका नाम हमेशा ये नहीं रहा है। समय समय पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे कि सबसे पहले इसे उत्तरापथ कहते थे, जो भारत के प्राचीन इतिहासों में आपको मिलता है। इसके साथ इसे सड़क आजम, बादशाही सड़क, टर्नेली रोड कहते हैं। अगर हम नक्शे में देखें तो ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश में चटगांव तक जाती है और बीच में उत्तर भारत के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली भी पड़ती है। इस प्रकार से इस पूरी रोड की लंबाई 2400 किलोमीटर की बताई जाती है। मौर्य काल में इस उत्तरापथ के माध्यम से ही गांधार तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। बचपन में जिसे हम पढ़ते आए कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, बात सही है, लेकिन टेक्निकली इसमें कुछ पेच है। असलन शेरशाह सूरी के वक्त में इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि शेरशाह सूरी से पहले कोई रास्ता नहीं था, कि ये रास्ता ईसा के भी समय से पहले मौजूद था। कौटिल्य के लिखे लेख में पता चलता है कि मौर्य काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे, जो उत्तर भारत को क्रॉस करता था। इसी प्रकार से एक दूसरा रास्ता था जिसे कि दक्षिणापथ कहते थे, जो दक्षिण में आज के महाराष्ट्र तक जाता था। दोनों रास्ते सारनाथ में आपस में मिलते थे, जिसके कारण उस समय सारनाथ एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुआ था। इसी प्रकार से बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है कि उत्तरापथ का इस्तेमाल विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए किया जाता था। आगे चलकर ये सिल्क रूट का हिस्सा बना। उत्तर में खैबर दर्रे को पार कर आने वाले व्यापारी और यात्री इसी मार्ग का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया और यूनान से भी व्यापार इसी रास्ते से होता था। मौर्य काल में यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने अपने लिखे लेख में उत्तरापथ का जिक्र किया है, जिसमें उसने लिखा है कि ये मार्ग 8 चरणों का बना था। तक्षशिला से सिंध तक, वहां से झेलम तक, आगे सतलज तक और इसके बाद सतलज से यमुना तक। मेगास्थनीज के लिखे आगे इस रास्ते के कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र तक जाने का भी जिक्र मिलता है। मेगास्थनीज ने यह भी बताया था कि यह पूरा रास्ता नदियों के किनारे बना था और अधिकतर व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेगास्थनीज के अलावा सांची के बौद्ध स्तूपों में कश्यपा गोला नाम के बौद्ध मुनि का भी जिक्र होता है, जिसने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था ताकि हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। लेकिन मौर्य काल के बाद इस रास्ते का जिक्र खत्म होता और हम अब आपको सीधे ले आते हैं 16वीं शताब्दी में, जब शेरशाह सूरी का राज
1540 ईस्वी में भारत में प्रारंभ हुआ था। 1539 और 40 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुए थे, जिसमें हार कर हुमायूं भाग गया था। हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया था। इसी उद्देश्य के चलते उन्होंने सड़कों का निर्माण शुरू कराया। इन सड़कों के निर्माण के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था कि सेना आराम से यात्रा कर सके। लेकिन शेरशाह सूरी के वक्त में, जिसे सड़क आजम कहा जाता था, धीरे धीरे ये पूरा रास्ता व्यापार का एक सुलभ साधन बनता है। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे सड़क आजम का नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने इस रास्ते को उस समय पक्का कराया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा रास्ता उन्होंने बनवाया था। बाकायदा लोकल सामंत भी अपने एरिया में उस समय सड़क बनवाते थे। लेकिन शेरशाह सूरी को इसका क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उसके समय में यह रास्ता लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन का ऐसा बेजोड़ सिस्टम बना जिसकी उस वक्त दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। शेरशाह सूरी के समय सड़क को पक्का किया गया। यात्रा के लिए जगह जगह पर सराय बनवाए गए। दिल्ली में आप जितने भी सराय का नाम सुनते हैं, चाहे वो कालू सराय हो, बेर सराय हो, सराय काले खां हो, ये सब ग्रांड ट्रंक रोड और उससे जुड़ी सड़कों पर ही बनवाए गए थे। इन सराय में सिर्फ रहने का ही इंतजाम नहीं किया गया था, बल्कि उस समय मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। शेख रुजाउल्लाह मुस्तकी ने अपनी पुस्तक वकियत मुस्तकी में लिखा है, शेरशाह सूरी ने हर दिन 500 तोले सोने की रकम तय किया था, जिसे बेचकर भूखे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता था। इतना ही नहीं, उस समय रोड के आसपास हर 8 कदम पर एक पेड़ भी लगाया गया था, ताकि खाने के लिए फल और छाया का इंतजाम किया जा सके। साथ ही सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए गए थे, जिससे यात्रियों के लिए पानी पीने का बंदोबस्त हो जाए। अब इतना शेरशाह सूरी ने अगर किया था, तो क्या शेरशाह सूरी ने सब महज परोपकार के लिए किया था? इसका जवाब है नहीं। शेरशाह सूरी को एक काबिल बादशाह माना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड के जरिए उसने छोटे छोटे कस्बों तक अपनी पहुंच बनाई थी, और इसके 2 फायदे उसे मिले थे। पहला फायदा, शाही फरमान आसानी और तेजी से जनता के बीच पहुंचता था। दूसरा फायदा, रोड के किनारे जो सराय बने थे, उसमें रुकने वाले यात्रियों की लिस्ट बादशाह के पास भेजी जाती थी, जिससे वो किसी भी संभावित विद्रोह या जासूसी अथवा बाहरी आक्रमण पर नजर रख सकता था। हर सराय की देखभाल के लिए एक विशेष आदमी नियुक्त किया जाता था, और हर रुकने वाले को उनके ओहदे के हिसाब से उस समय सरकारी सुविधा दी जाती थी। हम देखें तो ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण उस समय का डाक सिस्टम भी काफी उन्नत हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का एक मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पक्का करना रहा है। हर सराय अपने आप में उस समय एक पोस्ट ऑफिस का काम करता था, जिसमें हर समय 2 घुड़सवार और हरकारे मौजूद रहते थे। एक सराय से संदेशा आता था और हरकारा तुरंत उससे लेकर के दूसरे सराय की तरफ रवाना होता था। इस तरह से आप चटगांव से लेकर काबुल तक अपने संदेश भेज सकते थे, और इसमें बहुत कम दिन लगता था। हम देखें तो उस दौर में दुनिया में और भी जगह पर रोडें बनवाई गई थी। बाकायदा रोमन साम्राज्य के समय में सड़कों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो ग्रैंड ट्रंक रोड जैसा उन्नत सिस्टम हमें किसी भी सभ्यता में नहीं दिखता है। शेरशाह सूरी ने महज 5 साल तक दिल्ली पर शासन किया था, और 10 साल के अंदर ही सूरी वंश की समाप्ति हो गई थी। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपनी अल्प अवधि में एक बड़ी सड़क का निर्माण
कराया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी हथियाई तो मुगल बादशाहों ने इस शरह का बाखूबी इस्तेमाल किया था। उनके समय में इसे बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में इस रोड के किनारे कोस मीनारें बनवाई गई थी। ये मीनारें हर 3 किलोमीटर की दूरी पर बनवाई जाती थी और इसीलिए उस समय एक कोस का मानक 3 किलोमीटर होता था। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के वक्त में चालू हो गया था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के समय में इसकी संख्या में काफी इजाफा हुआ था। जहांगीर के समय में भी ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे 600 कोस मीनारें बनवाई गई थी। इसके अलावा इस रोड के किनारे सराय और भव्य भवन भी बनवाए गए थे। बाकायदा सराय ऐसे बनवाए गए थे जिनमें बादशाह के रहने के लिए भी कमरा बना था और वहां पर पूरे ठाठ बाट का इंतजाम रखा जाता था। लेकिन शेरशाह सूरी और मुगल काल के बाद अंग्रेजों ने इस मार्ग का फिर से निर्माण कराया था और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड रखा था। अंग्रेजी दौर में एक खास बात जो देखने में नजर आई वो ये थी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के आसपास के किनारे काफी तेजी से फलने फूलने लगे। इनका विकास बाकी इलाकों से ज्यादा तेजी से होने लगा, जिसका मुख्य कारण था रोड के आसपास ट्रेड को बढ़ावा मिलना। इसलिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने फायदे के लिए इस रोड को पक्का करवाया था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार तब हर एक मील को पक्का करने पर 1000 पाउंड का रकम खर्च किया गया था। बाकायदा जिसे हम PWD के नाम से जानते हैं या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने इसी सड़क के निर्माण और रख रखाव के लिए किया था। हम देखें तो अंग्रेजों ने इस रोड में जो सुधार कराया उसका फायदा भी उन्हें काफी अच्छा मिला था। खासकर 1857 की क्रांति में अगर हम देखें तो दिल्ली में विद्रोह को तेजी से दबाने में इसी सड़क का हाथ रहा है। 1856 में अंग्रेजों ने अंबाला से करनाल तक का रोड पक्का कराया था। दिल्ली में जब विद्रोह हुआ, अंबाला छावनी से फौज दिल्ली तक पहुंचती है और विद्रोह व्यापक होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाता है। अगर आज के वर्तमान समय की हम बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड दुनिया में एक खास मुकाम रखती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सड़क है जो 4 देशों की राजधानी को आपस में जोड़ती है। भारत में ये NH-19 और NH-44 का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एशियन हाईवे 1 का हिस्सा बताया जाता है, जो एशिया का सबसे लंबा हाईवे है और जापान से भारत, ईरान, तुर्की और पुर्तगाल तक जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रैंड ट्रंक रोड का इतिहास काफी पुराना है और अपने इसी इतिहास के कारण आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है।